जुलाई 1857। दिल्ली की बागडोर अब बख्त खान के हाथों में थी। एक शहर जो विद्रोह की ज्वाला में झुलस रहा था, जहां अनुशासन बिखर चुका था। शहर के उत्तर में अंग्रेजों की छावनी ब्रिज पर हो रहे तमाम हमले नाकाम हो रहे थे और अंग्रेज हर मोर्चे पर भारी पड़ रहे थे। बख्त खान के सामने तीन बड़ी चुनौतियां थीं: अराजकता, अनुशासनहीन सेना और असफल सैन्य रणनीति। और इन तीनों के लिए उन्होंने तीन निर्णायक उपाय अपनाए। पहला कदम, जनता और सेना को कानून के दायरे में लाना। शहर के चौराहों पर ढोल की आवाज के साथ ऐलान हुआ, हर नागरिक हथियार लेकर ही निकलेगा। जिनके पास हथियार ना हो वे तुरंत मुख्यालय से निःशुल्क हथियार लें। लूटपाट पर सजा सीधी और सख्त, एक हाथ काट दिया जाएगा। सैनिकों को शहर से बाहर दिल्ली गेट के पास एक नए शिविर में भेजा गया। शहर की सुरक्षा अब कोतवाल और सख्त निर्देशों वाली पुलिस के हाथ में थी। इन सख्ती भरे आदेशों से जल्द ही दिल्ली में एक सन्नाटा और अनुशासन दोनों लौटने लगे। दूसरा कदम, सेना का मनोबल और आंतरिक अनुशासन सुधारना। बख्त खान ने अपने भरोसेमंद बरेली ब्रिगेड को 6 महीने का वेतन एक साथ दिलवाया। बाकी सैनिकों के लिए भी शाही खजाने से प्रबंध करवाया गया। मुगल राजकुमार जो सिर्फ नाम के अफसर थे, उन्हें पद से हटाकर अनुभवी योद्धाओं को जिम्मेदारी दी गई। शस्त्रागार की फिर से व्यवस्था करवाई गई और चोरी हुए हथियारों को लौटाने का आदेश दिया गया, वरना सज्जा तय थी। सैनिकों की परेड और भाषणों के जरिए उनके दिलों में जोश भरा गया, मगर अनुशासन तोड़ने वालों को चेतावनी भी मिली। अब हर गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। धीरे धीरे बिखरी हुई सेना फिर से एक मजबूत इकाई बनने लगी। बख्त खान ने एक नई रणनीति बनाई। सेना को 3 हिस्सों में बांटा गया। हर दिन एक यूनिट युद्ध करेगी और बाकी 2 आराम करेंगी। अब सैनिक थके नहीं, बल्कि हर हमले में ऊर्जा से लबरेज उतरते। उधर अंग्रेज, जो संख्या में कम थे, हर रोज मोर्चा संभालते संभालते टूटने लगे। गर्मी, थकावट और भारतीय हमलों की लगातार मार ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। भारतीय सेनाएं अब दिन में गरजती और रात में छावनियों पर धावा बोलती। अंग्रेजों की आपूर्ति रुकने लगी। कई इलाकों पर भारतीयों का कब्जा हो गया, मगर फिर वही पुरानी दास्तान, एकता की कमी, निजी स्वार्थ और अंदरूनी मतभेद। जहां बख्त खान जीत के मुहाने पर खड़े थे, वहीं भीतर से उपजा पाखंड और फूट हार की ओर ले चला। 1857 की क्रांति सिर्फ दिल्ली या मेरठ की लड़ाई नहीं थी, यह पूरे हिंदुस्तान की पुकार थी। पर इस पुकार की असली ताकत 2 मजहबों की एकता में छिपी थी, हिंदू और मुस्लिम। शुरुआत में ये एकता गजब की थी। हिंदू सिपाही भी जिहाद और काफिर जैसे नारे लगाने लगे थे, जिन्हें कभी वे नहीं बोलते थे। दिल्ली की गलियों में ऐसा भाईचारा दिखा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये 2 अलग समुदाय हैं। मगर ये तस्वीर ज्यादा वक्त तक नहीं टिक सकी। फिर जुलाई में आई बकरीद और यहीं से एकता की नींव हिलने लगी। बख्त खान के साथ आए मौलवी सरफराज अली ने, जो धार्मिक रूप से बेहद कट्टर थे, बकरीद पर गाय की कुर्बानी की घोषणा कर दी। हजारों मुजाहिदीन इस बात का समर्थन करने लगे। यह दिल्ली के हिंदू सिपाहियों के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उनका गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने गाय काटने के संदेह में 5 मुसलमानों को मार डाला। ऐसा लगा जैसे आजादी की आग सांप्रदायिक धुएं में बुझने वाली हो। बख्त खान ने अपने गुरु को रोकने की कोशिश नहीं की। शायद श्रद्धा थी या दबाव। मामला इतना बिगड़ा कि अब खुद बादशाह बहादुर शाह झफर को बीच में आना पड़ा। सम्राट ने सख्ती से आदेश जारी किया, शहर में गाय की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध। कोई गोमांस बेचता मिला तो गिरफ्तार होगा, और अगर कहीं गाय कटती पाई गई तो काटने वाले को जिंदा तोप से उड़ा दिया जाएगा। इस फैसले से दिल्ली दंगों से तो बच गई, लेकिन एकता को गहरी चोट लग चुकी थी। हिंदू सैनिकों और बख्त खान के बीच दरार आ गई। यहां तक कि कुछ सैनिकों ने बख्त खान को हटाकर मिर्जा मुगल को सेनापति बनाने की मांग रख दी। हालांकि ये मांग मानी नहीं गई, लेकिन तनाव गहराता गया। धीरे धीरे बख्त खान की पकड़ कमजोर होने लगी। सेना के कुछ हिस्सों ने उनका आदेश मानने से इनकार कर दिया। बख्त खान की रणनीति और साहस जितना भी था, वो अकेले एक शहर तक सीमित रह गया, जबकि सामने एक संगठित ब्रिटिश सेना पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने चली आ रही थी। कंपनी की सेनाएं 3 थीं, बंगाल, मद्रास और बंबई। लेकिन सिर्फ बंगाल आर्मी ने विद्रोह किया। बाकी 2 सेनाएं अंग्रेजों के साथ खड़ी रहीं, और बंगाल की पूरी सेना भी एक साथ बगावत में शामिल नहीं हुई थी। कई भारतीय सिपाही अब भी अंग्रेजों की तरफ से अपने ही हमवतन विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे थे। इधर अंग्रेजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से नई भर्ती शुरू हो गई।
नेपाल के शासक जंग बहादुर राणा ने गोरखा सैनिकों को अंग्रेजों की सेवा में भेजने की इजाजत दे दी। यही नहीं, ब्रिटेन, बर्मा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और माल्टा से भी ब्रिटिश फौजें भारत भेजी जाने लगीं। भारत के कई रजवाड़े, नवाब और राजा अंग्रेजों का खुला समर्थन कर रहे थे। इन सब के कारण हर गुजरते दिन के साथ ब्रिटिश ताकत और आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। दिल्ली की स्थिति अंग्रेजों के पक्ष में सुधरने लगी थी। पटियाला, नाभा और जिंद के सिख राजाओं ने उन्हें राशन और हथियार भेजने शुरू कर दिए। इन्हीं राज्यों ने पंजाब और दिल्ली के बीच सुरक्षित रास्ता भी दिया, जिससे अंग्रेजों को लगातार सप्लाई मिलने लगी। इसी दौरान एक नई शख्सियत दिल्ली की ओर बढ़ी, ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन। वह एक कट्टर और बेहद सख्त अफसर था। उसने झेलम में सेना इकट्ठी की और दिल्ली आते हुए कई भारतीय सिपाहियों को बेरहमी से मरवा दिया। जिन्हें वह जिंदा पकड़ता, उनका बिना मुकदमा कोर्ट मार्शल कर फांसी दे दी जाती। दिल्ली में पहले से मौजूद कमांडर आर्चडेल विल्सन रणनीतिक निर्णयों के लिए थे, लेकिन असल लड़ाई का नेतृत्व निकोलसन कर रहा था। वह सैनिकों में बेहद लोकप्रिय था और खुद आगे रहकर लड़ता था। निकोलसन के साथ आई नई सेना और आधुनिक हथियारों ने अंग्रेजी मोर्चे को दोबारा मजबूत कर दिया। उधर बख्त खान की फौजें अब लड़खड़ाने लगीं। उसकी रणनीति विफल होने लगी और हमले बेअसर हो गए। एक तरफ अंग्रेज बाहर से मजबूत हो रहे थे, तो अंदर दिल्ली की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ रही थी। गुज्जर और मेवाती गिरोहों ने दिल्ली की राहें लूटमार से बंद कर दी थी, जिससे शहर तक राशन नहीं पहुंच पा रहा था। भूख से जूझते सिपाहियों का हौसला टूटने लगा। कुछ सैनिक शहर छोड़कर निकलने लगे, मगर अधिकांश अब भी लड़ाई में डटे रहे। 1857 के ग्रीष्मकाल में दिल्ली की दीवारों पर संकट के बादल और गहराने लगे थे। खबर आई कि फिरोजपुर से एक विशाल ब्रिटिश काफिला दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, जिसमें 60 भारी तोपें और 600 से ज्यादा बैलगाड़ियां थीं। कुछ तोपें इतनी भारी थीं कि उन्हें कई हाथियों की मदद से खींचा जा रहा था। इस काफिले में यूरोपीय सैनिक, सिख घुड़सवार और बलूच बटालियन भी शामिल थे। उनकी रफ्तार धीमी थी, लेकिन दिल्ली पहुंचना तय था। जैसे ही यह खबर विद्रोही खेमे में पहुंची, बख्त खान पर सवाल उठने लगे। सैन्य अधिकारियों ने आरोप लगाया कि यदि अंग्रेजों को पहले ही रोका गया होता, तो आज दिल्ली की दीवारें इतनी कमजोर न होती। बख्त खान पहले ही आलोचना का शिकार थे। एक मुस्लिम सेनापति होने के कारण कुछ हिंदू अधिकारियों में असंतोष था। वहीं कुछ मुगल शहजादे, जिन्हें बख्त खान ने पदों से हटा दिया था, भी उनके खिलाफ साजिशें रचने लगे। 23 अगस्त 1857 को दिल्ली में एक बैठक हुई, जहां अंग्रेजों के लिए काम कर रहे एजेंट गौरी शंकर ने बख्त खान पर अंग्रेजों से गुप्त संधि का आरोप लगाया। एक झूठे गवाह ने कहा कि बख्त खान ने अंग्रेजों को चुपचाप पत्र भेजे हैं। इसका असर इतना हुआ कि बहादुर शाह जफर भी अपने सेनापति पर संदेह करने लगे। अब बख्त खान को अपनी वफादारी साबित करनी थी और उन्होंने इसका एक ही रास्ता चुना, युद्ध। उन्होंने योजना बनाई कि वे दिल्ली से बाहर निकलकर अंग्रेजों की कमजोर चौकियों पर अचानक हमला करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी सेना के साथ नजफगढ़ की ओर कूच किया। 24 अगस्त को वे 9000 सैनिकों के साथ नजफगढ़ की ओर कूच किया। 13 तोपों के साथ दिल्ली से रवाना हुए, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। बारिश, दलदली रास्ते और नहर पार करने में देरी हुई। जब तक उनकी सेना नजफगढ़ पहुंची, वह थक चुकी थी। बख्त खान ने थोड़े आराम का आदेश दिया, लेकिन यहीं अंग्रेजी योजना सक्रिय हो चुकी थी। जनरल निकोलसन ने अपनी सेना छिपाकर सराय के पास तैनात कर दी थी। जैसे ही विद्रोही थक कर सोने लगे, अंग्रेजों ने हमला कर दिया। बख्त खान की सेना पूरी तरह से चौंक गई। सराय में सोए हुए सैनिकों को संभलने का मौका नहीं मिला। हथियार छीन लिए गए, सैकड़ों सैनिक मारे गए और बाकी भाग गए। इस हार का असर बहुत गहरा हुआ। बख्त खान की साख खत्म हो गई। उनकी जगह एक अनुभवहीन शहजादे मिर्जा मुगल को कमान दी गई और विद्रोही सेना बिखरने लगी। अब हर टुकड़ी ने अपने हिसाब से इलाके संभाल लिए, लेकिन कोई संगठित रणनीति नहीं बची थी। कुछ ही दिनों बाद 4 सितंबर को वह विशाल अंग्रेजी काफिला दिल्ली पहुंच गया, जिसका सबको इंतजार था। अब दिल्ली की अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी। लेकिन क्या बहादुर शाह जफर को सचमुच शहजादों के कटे सिर थाली में परोसे गए थे? और कौन था वो जिसने 2 रुपए के लिए गद्दारी की? ये सब हम अगले एपिसोड में जानेंगे। 1857 की क्रांति को शुरू से देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और यहाँ देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। धन्यवाद।